हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कॉन्फिडेंस। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 संधारित्र तथा परावैद्युत को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 होगा। एक दो टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे और शेष टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन बन के आ रहा है उसे भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला टॉपिक है चालक। तो चालक क्या होते हैं? ठीक है, जैसा कि हम सब अपने घरों में देखते हैं, लाइट आती है तो लाइट किसके थ्रू आती है? तार होते हैं। तो तार जो बने होते हैं वो जनरली किसके बने होते हैं? जो हमारे घर में प्रयुक्त होते हैं। तो तार किसके बने होते हैं? या तो एल्यूमिनियम के बने होते हैं या फिर किसके बने होते हैं? कापर के बने होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, धारा का प्रवाह हो जाता है आसानी से, इसलिए हम इनका प्रयोग करते हैं अपने घरों में। ठीक है, किसी प्लास्टिक से अगर हम चाहें कि नहीं धारा का प्रवाह करा दे तो धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है, तो हम इसको परिभाषित कर सकते हैं चालक को। तो वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह क्या होता है, आसानी से हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? चालक बोलते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लाने पर बहुत अधिक आवेश क्या हो जाते हैं? गतिमान हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। ठीक है, अब धातुओं में चालन किस प्रकार होता है? तो धातुओं में चालन किसके द्वारा होता है? तो धातु में होते हैं हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? धातुओं में चालन होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे हो जाएगा लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पारा, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके चालक हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, पारा एकमात्र ऐसी धातु है। ठीक है, पारा एकमात्र क्या है? ऐसी धातु है जो किस अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, दूसरा है अचालक अथवा विद्युत रोधी। अचालक अथवा विद्युत रोधी। अब अचालक पदार्थ क्या होते हैं तो उसको देखते हैं। जस्ट उसका अपोजिट होगा कि वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह सामान्यतः संभव नहीं होता है। ठीक है, यानी वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? अचालक, या फिर क्या बोलते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ बोलते हैं। ठीक है, अचालकों में क्या होता है कि अचालकों में मुक्त आवेश नहीं होते हैं। चालकों में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके कारण उनमें क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है। लेकिन अचालक जो होते हैं उनमें मुक्त आवेश वाहक नहीं होते हैं, इस कारण से इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, अब्रक हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, कागज हो गया, ठीक, शुष्क वायु, ये सब क्या है? अचालक पदार्थ हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाए, और अचालक क्या होते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह होता ही नहीं, आसानी से नहीं, होता ही नहीं। ठीक है, एक और होता है अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक होता है यानी वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह तो नहीं होता, लेकिन अशुद्धियाँ मिलाने पर क्या होती है? धारा का प्रवाह आसानी से होने लगता है, उनको क्या बोलते हैं? अर्धचालक बोलते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में किसी एक अर्धचालक का नाम बताएंगे। ठीक है, किसी एक अर्धचालक का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगली टॉपिक है क्या आपकी, जो मेन है आपकी वैद्युत धारिता। ठीक, वैद्युत धारिता क्या होती है? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। ठीक, देखते हैं क्या होती है वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता क्या बोलती है? वैद्युत धारिता कह रही है परिभाषा इसकी कि किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश उस चालक के वैद्युत विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक है, क्या बोलती है इसकी परिभाषा कि किसी चालक को दिया गया आवेश, ठीक है, अगर हम किसी चालक को क्यों आवेश दे रहे हैं तो उसी अनुपात में क्या होगा? उसका विभव क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है? उसी अनुपात में बढ़ना है, यानी ये एक बढ़ रहा है तो ये भी कितना बढ़ेगा? एक। ये दो बढ़ रहा है तो ये भी कितना बढ़ेगा? दो। या फिर अगर ये एक है, ये दो है, तो इसको दो करने पर ये कितना होगा? चार। यानी समान अनुपात में क्या होंगे? दोनों बढ़ेंगे, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? समानुपाती बोलते हैं। ठीक है, तो किसी चालक को दिया गया आवेश उसके उस चालक के वैद्युत विभव के क्या होता है? समानुपाती होता है। एक कहती है वैद्युत धारा की डेफिनेशन। ठीक है, अब मान लिया यदि किसी चालक को क्यू कूलाम आवेश दिया जाता है तो उसके विभव में वृद्धि कितनी होती है? वी। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा के अनुसार क्या हो जाएगा आपका? क्यू समानुपाती किसके हो जाएगा? वी के। और जब भी हम समानुपाती नियतांक या अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। ठीक है, जैसे ही हटाया इसको हम अनुक्रमानुपाती को, तो यहाँ पर क्या आ गया? आपका एक नियतांक आ गया सी। जहाँ देखिए, जहाँ सी क्या है? एक नियतांक है जिसे क्या कहते हैं? चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब उपर्युक्त समीकरण को हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? क्यू अपान भी, और यहाँ से हमें डेफिनेशन मिल जाएगी वैद्युत धारिता की एक शब्दों में। तो क्या हो जाएगी परिभाषा?
किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है, तो आप एग्जैक्ट डिफिनेशन यही लिखेंगे, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर बोलेंगे मेरे साथ, किसी चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं, चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, अब आपको पता ही चल गया होगा कि वैद्युत धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो वैद्युत धारिता को किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है और वैद्युत धारिता की विमा क्या होती है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि वैद्युत धारिता का मात्रक और विमा क्या होता है। ठीक है, वैद्युत धारिता का मात्रक तथा विमा क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए सी का मात्रक, तो सी का मात्रक क्या हो जाएगा अपना, तो सी का मात्रक बराबर क्या हो जाएगा, क्यू का मात्रक अपान वी का मात्रक। क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और वी का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो इस प्रकार जो सी का मात्रक है वो क्या हो जाएगा आपका, कूलाम प्रति वोल्ट, जिसको एसआई पद्धति में हम क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। जिसको एसआई पद्धति में हम क्या बोलते हैं, फैरड बोलते हैं। तो इस प्रकार अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, तो वैद्युत धारिता का एसआई पद्धति में जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरड होता है। ठीक है, फैरड जो होता है, जिस प्रकार आपका जूल ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, ठीक है, उसी प्रकार आपका ये जो फैरड होता है भी क्या होता है, बड़ा मात्रक होता है। इसलिए हम जनरली माइक्रो फैरड तथा पीको फैरड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एक माइक्रो फैरड में कितना फैरड होता है, तो कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड होता है, और एक पीको फैरड में कितना होता है, तो 10⁻12 फैरड होता है। ठीक है, इनका प्रयोग हम सामान्यतः करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं तो फिर आगे। ठीक, क्लियर हुआ वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, तो वैद्युत धारिता का मात्रक क्या हो जाएगा, फैरड। और एक फैरड किसके बराबर होता है, तो एक फैरड बराबर होता है आप किसके, एक कूलाम प्रति वोल्ट के। किसके बराबर होता है, एक कूलाम प्रति वोल्ट के। तो कूलाम प्रति वोल्ट को क्या बोलते हैं हम, एक फैरड बोलते हैं। तो आपसे अगर एक फैरड की परिभाषा पूछी जाए कि एक फैरड की परिभाषा क्या होती है बताइए, तो आसानी से यहाँ से निकल जाएगा कि यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर, क्या, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो, कितनी हो, 1 वोल्ट हो, तो उस चालक की धारिता क्या होगी, 1 फैरड होगी। तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इस परिभाषा को लिखेंगे कि 1 फैरड की परिभाषा क्या होती है। ध्यान से सुनेंगे एक बार, वीडियो के लास्ट में कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसकी परिभाषा कि यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया जाए, ठीक है, यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश दिया जाए तो उसके विभव में वृद्धि कितनी हो, 1 वोल्ट की हो, तो उसकी धारिता क्या होगी, 1 फैरड होती है। ठीक है, अच्छे शब्दों में या फिर अच्छी लाइन में लिखना हो तो यदि किसी चालक को एक कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में वृद्धि 1 वोल्ट हो तो उसकी धारिता कितनी होगी, 1 फैरड होगी। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं कि इसकी विमा क्या होती है। ठीक, चलिए देखिए सी की बीमा, धारिता की बीमा, तो धारिता की बीमा क्या हो जाएगी, क्यू की बीमा बटा के वी की बीमा। क्यू की बीमा क्या होती है, तो क्यू की बीमा होती है आपकी 80, क्यू की बीमा क्या होती है 80। और फिर वी की बीमा क्या होती है, तो वी की बीमा होती है Ml2T-3 A-1। ठीक, अब T-3 ऊपर जाएगा T3 हो जाएगा, और T3 में T1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, T⁴। फिर इसके बाद M1 है ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। इस प्रकार कुल बीमा कितनी हो जाएगी आपकी, तो सी की बीमा हो जाएगी M-1 N-2 T4A2। ठीक है, M-1 L-2 T4A2 ये होती है किसकी बीमा, सी की बीमा होती है। ठीक है, देखिए हमने आगे बताया आपको कि 1 माइक्रो फैरड बराबर कितना होता है, 10⁻⁻6 फैरड, और 1 पिको फैरड बराबर कितना होता है, 10⁻12 फैरड होता है। ठीक है, देखिए चलिए आगे है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, विलगित क्या होता है, तो ऐसा निकाय जिसमें बाह्य वातावरण से
गैसों का आदान प्रदान न हो सके या फिर वह वातावरण उसको इफेक्ट न डाल सके, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं हम? आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। जैसा आप लोग इस समय कोरोना की महामारी चल रही है, तो आप लोग जनरली सुने होंगे कि इनको आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। किस वार्ड में रखा गया है? आइसोलेशन वार्ड में। मतलब आइसोलेशन वार्ड में मतलब न उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इफेक्ट कर सकता है, न इंटरनल इन्वायरमेंट एक्सटर्नल को इफेक्ट कर सकता है। ऐसे सिस्टम को या फिर ऐसे कंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं? आइसोलेटेड कंडक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो विलगित गोली चालक की धारिता, ठीक है, ये है आपका टॉपिक। तो क्या होता है विलगित गोली चालक की धारिता, इसको हम देखेंगे। ठीक है, कैप सर्वप्रथम लिखेंगे कि माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या क्या है? आर मीटर। ठीक है, एक आपका गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर मीटर है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। ठीक है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक कितना है? के है। गोलीय चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है। ठीक है, और इस गोली चालक के समीप कोई अन्य चालक नहीं है। माना इसे क्यू कुलाम आवेश दिया जाता है, जो इसके बाह्य पृष्ठ पर क्या होता है? एक समान रूप से क्या हो जाता है? फैल जाता है। ठीक, देखिए एक गोला है, ठीक है, इसको क्यू कुलाम आवेश दिया गया, जो इसके पृष्ठ पर क्या हो गया? एक समान रूप से फैल गया। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी? आर। तो इसके किसी बिंदु पर जो विभव का मान होगा वो कितना होगा? 1/4πε0 क्यू अपान के आर। एक किसमें होता है? निर्वात के लिए। यहाँ रखा गया है किसमें? के परावैद्युतांक वाले माध्यम में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? के इंटू आर। ठीक है, देखिए एक समान रूप से फैल जाएगा, तो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव, ठीक है, किसी बिंदु पर जो विभव होगा वो कितना हो जाएगा? V इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपान के इंटू आर। ठीक, जहाँ 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक, आगे देखिए, अब कह रहा है कि यदि गोली चालक की धारिता क्या हो? सी हो। गोली जो हमारा चालक है उसकी धारिता कितनी हो? सी हो। तो सी बराबर हम क्या जानते होता है? क्यू अपान वी। वी का मान उपर्युक्त समीकरण से, इस वी का मान हम क्या करेंगे? यहाँ पर ले जाके रख देंगे। ठीक है, तो इस वी का मान इस समीकरण में लाकर रखेंगे उपर्युक्त समीकरण से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? सी इक्वल टू क्यू, वी की जगह रखेंगे 1/4πε0 क्यू अपान आर। क्यू से क्यू कैंसिल, इस सारी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर। तो हो जाएगा आपका सी इक्वल टू 4πε0 के इंटू आर। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोली चालक की धारिता त्रिज्या के क्या होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, यानी त्रिज्या बढ़ाने पर जो इसकी धारिता होगी इसका मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, एक इसके लिए है तो के परावैद्युतांक माध्यम के लिए है सी। ठीक है, अगर इसे हम निर्वात में रख दें तो इसकी वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? तो इसकी वैद्युत धारिता कितनी हो जाएगी? देखिए, निर्वात अथवा वायु के लिए, किसके लिए? निर्वात अथवा वायु के लिए क्या हो जाएगा? के का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अतः वायु में गोली चालक की धारिता को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? सी नॉट से, और सी नॉट बराबर हमें क्या मिल जाएगा? 4πε0 इंटू आर। ठीक है, इस प्रकार अगर हम सी अपान सी नॉट का रेशियो निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा? सी नॉट की वैल्यू क्या है? ठीक है, अभी आई है, और इसके बाद सी की वैल्यू पीछे है। ठीक है, अब पीछे देखा आपने, तो यहाँ सी की वैल्यू हो जाएगी 4πε0 के इंटू आर, और सी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4πε0 इंटू आर। 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, बचा क्या? के। ठीक है, अतः किसी माध्यम में गोली चालक की धारिता सी तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता सी नॉट का अनुपात उस माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है? किसी माध्यम में गोली चालक की जो धारिता होती है सी, निर्वात तथा वायु में उसी चालक की धारिता सी नॉट का अनुपात जो होता है उस माध्यम के परावैद्युतांक के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, अब आगे है टॉपिक कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, इसको देखते हैं। तो आपकी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? कह रहा है कि किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ रहा था। ठीक है, किसी भी चालक को अगर हम आवेशित करेंगे तो हमें कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जब हम कार्य करते हैं तो जो हमारा किया गया कार्य होता है वो चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? संचित हो जाता है। ठीक है,
देखिए कह रहा है किसी चालक को आवेशित करने में कुछ कार्य करना पड़ता है, यह कार्य आवेशित चालक में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अतः वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि चालक को आवेशित करने में किए गए कार्य को ही आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है। और ये कैसी राशि है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बता दिया है आपको कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कैसी राशि होती है। ठीक है, अब देखिए इसका व्यंजक निकालना है, इसका सूत्र निकालना है, तो कैसे प्राप्त करेंगे। ये मान लिया एक चालक है, ठीक है, मान लिया क्या है, एक चालक है जिसकी धारिता क्या है C। इसे Q आवेश देने पर इसका विभव कितना हो जाता है, V हो जाता है। तो ये हम यहाँ से हमें मिला था कि C इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V। तो हम इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू Q अपान C। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हो जाएगा आपका V इक्वल टू Q अपान C। ठीक है, अब माना कि अब अनंत से एक सूक्ष्म आवेश dq, ठीक है, अनंत से एक सूक्ष्म आवेश dq को चालक तक लाते हैं, तो इसमें किया गया कार्य, जब आवेश हमारा सूक्ष्म है तो किया गया कार्य भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा। तो यहाँ से हो जाएगा dw इक्वल टू वैद्युत विभव इंटू सूक्ष्म आवेश। तो dw बराबर वैद्युत विभव क्या आपका v है, और जो आपका आवेश है सूक्ष्म आवेश वो कितना है, dq है। ठीक है, v का मान रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका क्या, Q अपान C इंटू डी क्यू। अब संपूर्ण के लिए निकालते हैं, तो संपूर्ण के लिए फिजिक्स में हम क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब संपूर्ण के लिए निकालेंगे तो हम समाकलन कर देंगे, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू का समाकलन W, और यहाँ 0 टू Q अपान C डी क्यू। 1 अपान C जो है आपका क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, हो जाएगा Q इंटू डी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद जब हम Q इंटू डी क्यू का समाकलन करेंगे तो हमने पहले ही बता दिया है आपको कि जब हम x dx का समाकलन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। ठीक है, तो इसी तरह Q डी क्यू का करेंगे तो Q स्क्वायर अपान 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 अपान सी Q डी क्यू का समाकलन क्या हो गया, Q स्क्वायर अपान 2, और लिमिट क्या है 0 टू Q। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपर लिमिट को रखते हैं, तो अपर लिमिट को रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा Q स्क्वायर अपान 2, और लोअर लिमिट को रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 अपान 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, तो हो जाएगा Q स्क्वायर 2 अपान माइनस 0। ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा W इक्वल टू क्या, 1 अपान 2 Q स्क्वायर अपान C। यह कार्य आवेशित चालक में किसके रूप में संचित हो जाएगा, तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो यही जो हमारा U आया है, यही क्या हो गया, आपकी स्थितिज ऊर्जा होगी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसके पदों में होगी, तो आपकी होगी Q और C के पदों में। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि जो Q इक्वल टू होता है वो क्या होता है, Q इक्वल टू होता है आपका C भी। तो जब यहाँ Q की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा, देखिए आपको प्राप्त हो जाएगा U इक्वल टू 1/2 सी भी स्क्वायर। ठीक है, देखिए कैसे आया, तो आपको है 1/2, Q की वैल्यू क्या होती है, C भी होती है, तो Q की जगह रखेंगे C भी, तो हो जाएगा C का स्क्वायर V का स्क्वायर अपन C। तो एक C से एक C कैंसिल होगा, तो आपको क्या मिल जाएगा 1/2 C भी स्क्वायर। तो किसी भी आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, 1/2 Q स्क्वायर अपान C, या फिर U इक्वल टू 1/2 C भी स्क्वायर। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।